हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने एपी को काफी डेप्थ में पढ़ लिया है। ठीक है, अब एपी का जरा सा लास्ट पार्ट बच गया है जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन्स। मीन नहीं है, मीन्स है। मतलब कि एक एपी में या कोई दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या है? क्या होगा, आपको कोई दो नंबर गिवन होंगे, उन दो नंबर को हम क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, और फिर आपसे ये बोला जाएगा कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स या 7 अर्थमेटिक मीन्स या 10 अर्थमेटिक मीन्स या 20 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करके दिखाइए। तो अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या होगा कि अगर इन दोनों नंबर के बीच में हमें अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं और उनके नाम हमने क्या रख दिए हैं, a1, a2, a3 और डैश 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 an। तो a और b, स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में अगर हम n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसे लिखे जाएंगे उसके बीच में। ठीक है, और ऐसा करने से ये होगा कि a से लेके b तक ये जो सीक्वेंस बन के आएगी ये क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। तो अब मैं स्टार्टिंग से बताता हूं कि दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स इस तरीके से इंसर्ट किए जाएं कि वो जो पूरी सीरीज है a से लेके स्मॉल b तक, वो पूरी सीरीज आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर बन जाती है तो उन इंसर्टेड नंबर्स को कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 और कैपिटल AN, उन n इंसर्टेड नंबर्स को हम बुलाएंगे अर्थमेटिक मीन। और ऐसा नहीं है कि हमेशा n ही होंगे, आपको ये भी बोल सकता है कि a और b के बीच में सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करके दिखाइए, उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। या फिर ये कह सकता है a और b के बीच में अगर दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो उनकी क्या क्या वैल्यू बनेगी, आप ये बताइए। या a और b के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट करें, ठीक है, तो उनकी क्या क्या वैल्यू रहेगी। तो हम अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, उनका सम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये है हमारा पर्पस अर्थमेटिक मीन पढ़ने का। चलिए इनको हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम हो गया है। तो ये जो हमारे बीच में ग्रीन कलर से लिखे गए हैं ये हमारे क्या हैं, अर्थमेटिक मीन्स हैं। आप ये बताएंगे इस पूरी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है। इस पूरी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है n+2, क्योंकि दो नंबर तो पहले ही थे, स्मॉल a और स्मॉल b, उसके बीच में n नंबर्स और आ गए हैं। तो इस पूरी एपी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2 है। ठीक है, तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म तो है भाई हमारी a, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा ये वाला नंबर। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, अगर हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाए फिर हम कोई भी अर्थमेटिक मीन a1 हो चाहे a2 हो चाहे a3 हो चाहे या फिर an हो, हम इन सब की वैल्यू को पता कर लेंगे। ठीक है, इन सब की वैल्यू को पता कर लेंगे। तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने की बात है। कॉमन डिफरेंस देखिए मैं कैसे निकालूंगा। ये जो लास्ट नंबर है b, इस एपी में कौन से नंबर पे है ये तो इसमें लास्ट नंबर पे है, n+2 पोजीशन पे है। तो क्या इस एपी की n+2th टर्म को मैं बोल सकता हूं वो b है। ठीक है भाई, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+2, तो लास्ट टर्म कौन सी हुई, n+2th टर्म हुई। और n+2th टर्म को मैं b के इक्वल रखूंगा। और nth टर्म का फॉर्मूला आपको पिछली क्लासेस से याद होगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a+n-1 इंटू डी। तो n+2 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a+n+2-1 इंटू डी और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं a+n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b आ जाएगा। यहां से n+1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a अपॉन n+1। ये रहेगा हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी b माइनस a अपॉन n+1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें हमें सारी चीजें पता है कि नहीं पता है। ये b और a आपको क्वेश्चन में ही पता होगी, यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और ये भी पता होगा कि कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। अगर
5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी और नीचे डिनोमिनेटर में 5 + 1 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब हमें इस AP का हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया है। ठीक है, हमें इस सीरीज में हमें सब कुछ पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया है? हमें इसकी फर्स्ट टर्म पता है, इसका कॉमन डिफरेंस पता है। ठीक है, और अब इन दोनों चीजों को यूज करके हम कोई भी अर्थमेटिक मीन, इन सभी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि इस एपी में ये जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, इनको दोबारा लिखते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो है वो इस एपी में कौन से पोजीशन पे है? सर वो तो सेकंड पोजीशन पे है। भाई इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? A1, इसकी सेकंड टर्म क्या होगी? A2, इसकी थर्ड टर्म क्या होगी? A3, ऐसे A4, ये AN+1th टर्म और ये लास्ट टर्म AN+2th टर्म। ऐसे ही है ना? ठीक है, तो ये जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है A1, ये हमारी AP की कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? A+D से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और A+D का मतलब क्या हुआ? D अब हमारे पास है B - A/n+1। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब सारे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने वाला हूं। देखिए कैसे। अगर हमें सेकंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो वो AP में कौन से नंबर पे है? वो AP में थर्ड नंबर पे है। और किसी भी AP की थर्ड टर्म A+2D होती है, यानी कि A+2 टाइम्स ऑफ B - A/n+1। और इसी तरीके से अगर मैं थर्ड अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो वो इस AP में फोर्थ नंबर पे होने वाला है। और फोर्थ टर्म को हम कैसे निकालते हैं? A+3D करके, यानी कि A+3 टाइम्स ऑफ B - A/n+1। समझ रहे हैं? तो आप एक चीज करिए, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा ये याद रखिए, अगर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है तो A+D, सेकेंड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो A+2D, और थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो A+3D। तो इस वजह से अगर कोई भी nth अर्थमेटिक मीन निकालना है, कोई भी nth पोजीशन का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A+ND हो जाएगी। और D आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो nth अर्थमेटिक मीन जो है वो कैसे निकाल सकते हैं? A+N इंटू B - A/n+1। ठीक है, ये आपका nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इन फॉर्मूलों में उलझ जाइए और अपना मतलब ये अच्छा खासा इजी चैप्टर को मुश्किल बना दीजिए। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ AP ही चल रहा है। ठीक है, आप nth टर्म पहले भी निकालते थे, सिर्फ अब बात ये हुई है कि यहाँ पे दो टर्म स्टार्टिंग में ही थी, उनके बीच में हमने कुछ नंबर्स इंसर्ट किए हैं। उन बीच में इंसर्टेड नंबर्स को हमने क्या बुलाया है? अर्थमेटिक मीन बुलाया है। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है थोड़ा सा कि nth अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A+ND ही होगा। और D की वैल्यू क्या होगी? D की वैल्यू आपकी B - A/n+1 होगा। D कैसे कैलकुलेट किया है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस B को n+2th टर्म के इक्वल रखा और nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया और ये D की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो है सभी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है आपके लिए कि कोई भी nth अर्थमेटिक मीन निकालना है तो A+ND आप कर देंगे उसके लिए। ठीक है, और D आपको पता ही है कि D क्या होने वाला है? B - A/n+1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम की, कि सभी अर्थमेटिक मीन्स का सम कैसे कैलकुलेट करना है। सम मतलब क्या होने वाला है? सम मतलब होने वाला है, इनको हटा देते हैं एक बार यहाँ से, इनका काम हो गया है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और ये अब हम जानना चाहते हैं कि इन सभी का सम क्या होगा। ये जो बीच में अर्थमेटिक मीन्स है, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि हम जानना चाहते हैं A1 + A2 + A3 ++ AN को
ऐड करने पे क्या फॉर्मूला बनेगा या उसकी क्या वैल्यू आएगी, सभी अरिथमेटिक मीन्स का सम कितना होगा। ठीक है, चलिए देखो इसमें कुछ नया नहीं है। आप ये देखिए, क्या आप इस पूरी एपी का सम निकाल सकते हैं? पूरी एपी का सम कैसे निकलेगा? पूरी एपी का सम निकलेगा सर, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n+2, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है a, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है b माइनस a, या उसकी लास्ट टर्म देख लेते हैं, लास्ट टर्म कितनी है b है। तो हमने एक Sn का फॉर्मूला पढ़ा था कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया? अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम इस पूरी एपी का स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग विद बी सभी की सभी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो वो सभी की सभी टर्म्स का सम क्या होगा? Sn+2, Sn+2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो n+2 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में a और लास्ट टर्म क्या है b, ये आ गया। लेकिन हमें सम किसका चाहिए? सर क्वेश्चन ने तो सम सिर्फ इन बीच वाले टर्म्स का पूछा है, सिर्फ अरिथमेटिक मीन्स का सम पूछा है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से -a कर देते हैं और -b कर देते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ बीच वाले अरिथमेटिक मीन्स का सम ही बचेगा और ये इसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? n+2 इंटू a+b, और माइनस दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो a+b, और इसके नीचे 2, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? n+2 इंटू a+b और -2 टाइम्स ऑफ a+b और डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा n टाइम्स ऑफ a+b प्लस 2 टाइम्स ऑफ a+b -2 टाइम्स ऑफ a+b और होल डिवाइड बाय 2। ये दोनों इससे कट जाएंगे। भाई देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में कट जाएंगी। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो बचता है मैं उसको यहाँ पे एज ए फॉर्मूला लिख देता हूँ। सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a+b। ठीक है, जो दोनों नंबर्स दिए गए थे a और b, उनको ऐड कर देंगे और n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा किसका? सभी अरिथमेटिक मीन्स का सम। ठीक है, तो अब फालतू की जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, वो आप एक बार देख लीजिए, उसको ध्यान से समझ लीजिए जो मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप सिर्फ ये जो है मेन बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो है वो क्या आएगा। ठीक है, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स ये आएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर nth अरिथमेटिक मीन पूछा है तो वो इस फॉर्मूले से आएगा। तो पूरा जो कंक्लूजन है वो इस स्लाइड का ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उसके बीच में हमें n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं या उसके बारे में क्वेश्चन है, तो nth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला इस तरीके से निकालेंगे और सभी अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा a+b, जो वो दोनों नंबर्स हैं जिसके बीच में हमने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, और मल्टीप्लाई बाय n/2। ठीक है, ये इसकी स्टोरी थी अरिथमेटिक मीन की। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज बताता हूँ। आपने 10th क्लास में ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, या फिर इसके साथ साथ आपने मिड टर्म फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद है आपको? ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला क्या था। सेक्शन फॉर्मूला ये था कि अगर कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। ठीक है, और इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो याद हो तो इसका मिड पॉइंट क्या होता था? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ऐसे ही करते थे आप मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम उसका मिड पॉइंट निकालते थे, ये था। ठीक है, एक आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? अगर भाई इसकी रेशो ये है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और रेशो m/n है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते थे x, y, वो किस तरीके से आते थे?
x की वैल्यू रहती थी, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, m को उधर x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इधर x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय दोनों रेशियोज का सम, और इसी तरीके से हमारा y आ जाता था, m को उधर y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को हम y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और m प्लस n आ जाता था। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला रहता था। अब मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में आपको क्यों बता रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए कैसे क्या मिड पॉइंट था। अब मैं इनको अर्थमेटिक मीन में यूज करने जा रहा हूँ। तो अगर मेरे पास सिर्फ दो नंबर्स हैं a और b और उसके बीच में मेरे को सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो ये वही बात है जब मेरे को दो पॉइंट्स का x1 y1, या इसको छोड़ के सीधा मैं लिख देता हूं a और b का मेरे को मिड पॉइंट निकालना होता था। कैसे निकालते थे मिड पॉइंट? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये जो दोनों का अर्थमेटिक मीन आएगा, सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट किया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस b बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये a और b से दोनों बराबर डिस्टेंस पे रहेगा, उसके एक मिड पॉइंट की तरह रहेगा। अगर बात आ जाती है दो अर्थमेटिक मीन की, a और b के बीच में आपको दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो ये कुछ वैसा ही है कि एक लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तो इसकी अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे तो हम कौन सी रेशियो यूज करते थे? 1:2, और यहाँ पे कौन सी रेशियो यूज करते थे? 2:1। तो ये जो है आप इसको भी इसी तरीके से देखिए, ये a है, ये b है, और आपको ये बराबर डिस्टेंस पे रखने। AP क्या है? एक AP एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें बराबर डिस्टेंस पे नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये 1:2 रेशो मान लीजिए, इसको 2:1 रेशो मान लीजिए, यानी कि आपके A1 की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1 उधर वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 इधर वाले से, तो b प्लस 2a डिवाइड बाय 3, और A2 की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 2b से मल्टीप्लाई होगा 1a से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस 2b आ जाएगा इसमें और डिवाइडेड बाय 3। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो एक अर्थमेटिक मीन सीधा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दो अर्थमेटिक मीन अगर निकाले हैं तो इस तरीके से 1:2 और 2:1 वाली रेशियो यूज कर लो। अगर तीन अर्थमेटिक मीन है, तीन अर्थमेटिक मीन की बात है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए भाई, हमें a और b के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? तीन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो देखिए इसकी रेशियो कितनी होगी? ये होगी रेशियो 1:3, ये होगी रेशियो 2:2, या फिर इसको 1:1 भी बोल सकते हैं, और ये रेशियो होगी 3:1। तो a1 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 इधर मल्टीप्लाई 1 b से मल्टीप्लाई, तो 3a प्लस b अपॉन में 4। a2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो a2 तो मिड पॉइंट हो गया, 2:2 या 1:1 हो गया, तो इसको तो सीधा a प्लस b बाय 2 लिख सकते हो, या 2a प्लस 2b बाय 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और a3 क्या होगा? a3 होगा 3b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस 3b डिवाइड बाय 4। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको ये पिछले पेज के फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही फॉर्मूले लिखे हैं, एक ये वाला और एक ये nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये कॉमन डिफरेंस हमने इस तरीके से निकाला था। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूले याद रखिए या ये, और अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट फिर से मैं बता देता हूँ, नया है शायद आपके लिए, कि दो नंबर्स होंगे, उनके बीच में कुछ नए नंबर्स इंसर्ट करने हैं, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, उनका नाम क्या है? अर्थमेटिक मीन। इसलिए अर्थमेटिक मीन बुलाया है क्योंकि उन दो नंबर स्मॉल a स्मॉल b के बीच में इंसर्ट करने से ये पूरी सीरीज किस में कन्वर्ट हो गई है? AP में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए उनको अर्थमेटिक मीन बुलाया है। अब ये कहता है कि इफ m and n आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स m और n है, एंड PQRS आर फोर्थ
अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन m एंड n, तो चारों अर्थमेटिक मीन का सम क्या होगा? क्या है ये क्वेश्चन कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, इसकी दो रूट्स आएंगी m और n, ये इसकी क्या है? रूट्स हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, m और n के बीच में चार अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं और उन चारों का सम बताना है कितना होगा। ठीक है, उन चारों का सम बताना है। तो चारों अर्थमेटिक मीन का सम ये रहा हमारे सामने। क्या था? जो भी वे दो नंबर्स हैं, अब हमारे इस क्वेश्चन में कौन कौन से हैं वे दो नंबर्स? m और n है, तो m और n को ऐड करेंगे और n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चारों अर्थमेटिक मीन का सम हमारा कितना आएगा? m प्लस n, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n/2 से। ठीक है, n/2 का मतलब क्या है? n कितना है? कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे चार अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n का दुगना। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हमें दोनों रूट्स का सम m प्लस n कहीं से मिल सकता है क्या? कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार ये दोनों रूट निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से दोनों रूट आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन कुछ स्मार्ट बच्चे ही ये देख पाएंगे कि सम ऑफ रूट्स ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना होता है? दोनों रूट्स अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए, एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 16 है, तो माइनस बी बाई ए में रखेंगे तो दोनों रूट्स m प्लस n का सम कितना मिल जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 16 अपॉन में 1। याद आ रहा है? 9th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला कि दोनों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं एक बार फालतू जो चीजें हैं उनको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो ये है, तो 9th क्लास की बातें फिर से बता रहा हूं मैं। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसकी दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों का जो सम है वो माइनस b बाई ए होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है? c बाई ए। तो ये m प्लस n क्या है? दोनों रूट्स का सम ही तो है। वो कैसे मिलेगा? वो हमें माइनस बी बाई ए करके मिलेगा। b की वैल्यू माइनस 16 है, तो माइनस ऑफ माइनस 16 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है? 1। तो m प्लस n की वैल्यू 16 आ गई। प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? 16 आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन कहता है कि इफ देयर आर m अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 31, तो ये हमारे 1 है और ये 31 है, और इसके बीच में a1 a2 a3 और डैश 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 m अर्थमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए हैं। फिर कहता है इफ द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th अर्थमेटिक मीन इज 5:9। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि 7th अर्थमेटिक मीन और m-1th अर्थमेटिक मीन की जो रेशियो है वो कितनी है? 9 है। तो m की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अर्थमेटिक मीन में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कोई भी अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थमेटिक मीन, कोई भी नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको a प्लस एन डी ही करना है। ठीक है, और d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू आएगी b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, अब ये बताइए b माइनस ए कितना होगा हमारे पास? तो 7th अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी होगी? 7th अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होगी a प्लस 7d, और m-1th अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस m-1 इंटू डी, और इन दोनों की रेशियो कितनी है? 5/9। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं देखूं 7th अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी और m-1th अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे है फिर बात ये कि d और निकाल लेते हैं। d हमारा होगा 31 - 1 अपॉन में m प्लस 1।
क्योंकि हमें कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, m, तो n की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन के लिए m रहेगी। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में m+1, तो d की जगह हम रखेंगे 30 अपॉन m+1 और ये इक्वेशन हमें रिजल्ट देगी a तो 1 है, a तो हमारा 1 है, तो 1 + 7 और d की जगह रखेंगे 30 अपॉन में m+1 डिवाइडेड बाय 1 + m-1 और d की जगह रखेंगे 30 अपॉन m+1 और इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी जगह क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 210 डिवाइडेड बाय m+1 अपॉन 1 + 30 टाइम्स ऑफ m-1 डिवाइडेड बाय m+1 और इज इक्वल टू 5/9। अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास आएगा m+1 + 210 डिवाइडेड बाय m+1 होल डिवाइडेड बाय, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा m+1 और प्लस 30 टाइम्स ऑफ m-1 और होल डिवाइडेड बाय m+1 इज इक्वल टू 5/9। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा m+211 डिवाइडेड बाय m+1 प्लस 30m-30 इज इक्वल टू 5/9। फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम 9 टाइम्स ऑफ m+211 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 31m और -29, यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू 155m और माइनस कितना होगा, माइनस हमारे पास होगा, ये होगा 145। ठीक है, फिर यहां से हम कह सकते हैं 1899 प्लस 145 इज इक्वल टू 164m और फाइनली m की वैल्यू जो होने वाली है वो 1899 प्लस 145 डिवाइडेड बाय 164। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या आती है वैल्यू, m की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना था। मेन जो आपको समझना है जो यहाँ से बात वो है, ये है a7 क्या होगा a + 7d और am-1 क्या होगा a + m-1। ठीक है, फिर तो मैंने आगे सिर्फ d की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू पुट की और उसको सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। ये आप कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब हम नए टाइप की एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, नए टाइप की सीरीज है या सीक्वेंस है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थी, एपी। एपी में क्या हो रहा था हमारे साथ, एपी में हमारे पास एक ऐसी सीरीज थी या ऐसी सीक्वेंस थी जिसमें हर टर्म में कुछ पर्टिकुलर कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड होता जा रहा था। जीपी में क्या होगा, एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये जिसमें हर टर्म में कुछ फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 तो 6 आएगा, इसमें फिर से 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 आ गया, 18 में फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 54 आ गया एंड सो ऑन। या फिर दूसरी एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि 1 ले लिया, इसमें मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, फिर से 4 मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 में फिर से 4 मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। ठीक है, तो एपी में हर बार कुछ नंबर ऐड होता है या माइनस होता है, यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने वाला नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है कि अगर मेरी फर्स्ट टर्म a है और मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 1/2 से, तो ये हो सकता है 1/2, फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/4, 1/8, 1/16, ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात की जाए तो एपी में डेफिनेशन थी व्हेन डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हेन रेशियो, डिफरेंस नहीं, रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव
टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर मैं एपी की बात बोलूं तो वहां पे डी इज इक्वल टू क्या होता था, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। कोई भी आगे वाली टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाली टर्म अगर माइनस करते थे तो हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आता था। यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हमारी जीपी ये है, अगर हमारी जीपी A1 A2 A3 A4 A5 है और सो ऑन, तो यहाँ पे हर बार कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा और उस सेम नंबर मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को हम क्या बुलाएंगे, कॉमन रेशियो। वहां पे कॉमन डिफरेंस बुलाया जाता था, यहाँ पे आर को हम क्या बुलाएंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ जब जाएंगे हर बार क्या मल्टीप्लाई होगा, आर मल्टीप्लाई होगा, वहां पे ऐड होता था। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि A2 को जब A1 से रेशियो लेंगे या डिवाइड करेंगे तो R मिलेगा, या फिर A3 को A2 से डिवाइड करेंगे तो R मिलेगा, या फिर A4 को A3 से डिवाइड करेंगे तो R मिलेगा। वहां पे क्या था, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो कॉमन डिफरेंस, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो कॉमन डिफरेंस, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो कॉमन डिफरेंस मिलता था। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, डिफरेंस नहीं निकालेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। कोई भी अगली टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाली टर्म अगर आप डिवाइड करके देखते हैं और हर बार ऐसा करने पे आपको कॉमन जो है नंबर मिलता है या कॉमन रेशियो मिलती है, फिक्स्ड कॉमन रेशियो मिलती है, तो उस सीरीज या सीक्वेंस को आप बुला सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देता हूं इसके साथ ही में, जैसे कि अगर मैं ये बोला कि 2 और 2 3 6 3 18 3 54 एंड सो ऑन। अब आप 6 को 2 से डिवाइड करके देखिए, या फिर 18 को 6 से डिवाइड करके देखिए, या फिर 54 को 18 से डिवाइड करके देखिए। हर बार आपको कॉमन रेशियो कितनी मिलने वाली है, 3 कॉमन रेशियो मिलने वाली है। ठीक है, तो एपी में माइनस करके चेक करते थे नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, और यहाँ पे कॉमन रेशियो कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाली टर्म को डिवाइड करके चेक करेंगे, और वो जो नंबर आएगा nth टर्म को n-1th टर्म से अगर डिवाइड करेंगे, वो जो नंबर आएगा उसको हम r बुलाएंगे या कॉमन रेशियो बुलाएंगे। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अच्छा, एक चीज और अगर आपको याद हो, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एक चीज आपको ये याद हो, एपी में क्या होता था, एपी में हम कुछ ऐसे लिखते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म। फर्स्ट टर्म को हम a लिखते थे, सेकेंड टर्म को हम a प्लस डी लिखते थे, थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिखते थे, और nth टर्म को हम a प्लस n-1 इंटू डी लिखते थे। ऐसा ही था एपी में, हर बार क्या ऐड होता था, d ऐड हो जाता था हर बार। यहाँ पे हर बार क्या मल्टीप्लाई होगा, r मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हमारी जीपी A1 A2 A3 और AN है, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होने वाली है उसको तो यहाँ पे भी हम a ही बुलाएंगे, वहां पे भी फर्स्ट टर्म को a बुलाते थे, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को हम a ही बुलाएंगे। अब हर बार r मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलने वाली है, नेक्स्ट टर्म हमें मिलने वाली है a इंटू आर, a इंटू आर। फिर से इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आर आर स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर a4 भी निकालना है तो एक बार और r मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिल जाएगी, a r क्यूब मिल जाएगी, और इसी तरीके से हर बार r मल्टीप्लाई होता जाएगा। वहां पे हर बार d ऐड होता चला जाता था, यहाँ पे हर बार r मल्टीप्लाई होता जाएगा। और अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म ar है, थर्ड टर्म ar स्क्वेयर है। अलग से लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टर्म जो है वो a है, सेकेंड टर्म क्या है आपकी ar है, थर्ड टर्म आपकी क्या है ar स्क्वेयर है, फोर्थ टर्म आपकी क्या है ar क्यूब है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जोन से भी नंबर के टर्म है उसमें r कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कम बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस a को आप ये भी समझ सकते हैं कि a इंटू आर की पावर 0 1 होता है किसी भी नंबर की पावर 0। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो वो क्या होगा, a इंटू आर की पावर 4। तो यही इसी पैटर्न से हम अपना जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। हमारी जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा जीपी में वो होगा a इंटू और r की पावर कितनी, एक कम। ये बन जाता है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला।
ठीक है, इसको tn बोल सकते हैं या nth टर्म बोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे nth टर्म क्या निकाली थी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म क्या होगी, a इंटू आर, यानी कि कॉमन रेशियो की पावर कितनी, n माइनस वन। यानी कि अगर हमें 10th टर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे, a और r की पावर कितनी कर देंगे, r की पावर 9 कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे 15th टर्म चाहिए तो a इंटू आर की पावर कितनी कर देंगे, 14 कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास AP में A20 देखते ही याद आ जाता था a प्लस 19d होगा, तो यहाँ पे GP में A20 देखते ही याद आ जाना चाहिए, ये तो a इंटू आर की पावर 19 की बात कर रहा है। तो इतना जितना फास्ट वहां पे याद आता है उतना ही फास्ट आपको यहाँ पे याद आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी आपको AP या GP लिखनी पड़े वो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। AP हम इस फॉर्मेट में लिखते थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो यहाँ पे GP किस फॉर्मेट में लिखेंगे, AR स्क्वेयर, AR क्यूब, इस तरीके से। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये कुछ एक GP लिखी हुई है और इसमें ये पूछा है कि इसमें यहां से लेके यहां तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ये हमसे AP में भी पूछता था, कोई फाइनाइट AP दे देता था और वहां पे पूछता था इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, वहां पे हमें n निकालना होता था। तो यहाँ पे भी हमें n ही कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू पूछी है। पहले लिख लेते हैं a कितना है इसका 5, r कितना है, r कैसे पता चलेगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, 10 को 5 से डिवाइड कर दीजिए और आपको r मिल जाएगा। या कोई भी थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करके देख लीजिए, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से, कहीं से भी आप लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू कितनी है हमारी, r की वैल्यू 2 है। चलिए, और हमें इस टर्म को मान लेना है, कौन सी नंबर की टर्म, nth नंबर की टर्म, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। nth टर्म हमें कितनी दी गई है, 5120। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 5, और कॉमन रेशियो कितनी है 2, और उसकी पावर कितनी कर देंगे n माइनस वन। 5 को इधर डिवाइड करेंगे, 5120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 की पावर n माइनस वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 24 और 2 की पावर n माइनस वन। ठीक है, एक और मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, बच्चे याद नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं इस चीज को और वो फिर बाद में पछताते हैं। 2 की पावर्स याद कर लीजिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 जो है 16 होता है। ऐसे करके याद कर लीजिए, 2 की पावर 10-15 तक तो याद कर लीजिए। 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। तो 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ और ये 2 की पावर n माइनस वन है। दोनों जगह बेस सेम आ गया है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद पता चला 10 इज इक्वल टू n माइनस वन और n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो इस छोटे से एग्जाम्पल का आंसर कितना हो जाएगा, 11। n इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 11 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, चलिए, अब जैसे AP में हमने एक क्वेश्चन किया था कि इसकी लास्ट से एंड से जो है 5वीं 6ठी या 4थी टर्म निकाल दीजिए। तो ऐसे GP में भी पूछा जा सकता है। AP का आपको याद होगा हमने कैसे किया था, उसी तरीके से हम GP का भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी एंड से कोई टर्म पूछी जाए तो उस GP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, मतलब 3072 डैश 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 12 6 और 3। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 3072, और इसकी जो कॉमन रेशियो है वो क्या बन जाएगी। अगर आपकी यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है तो यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/2 बन जाएगी। AP में हम नेगेटिव करते थे, यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, AP में जब AP को उल्टे तरीके से लिखते थे, इधर से इधर लिख देते थे, तो कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो जाता था। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा कॉमन रेशियो 2 बन रही है, तो हमारी जो इस रिवर्स वाली GP का जो कॉमन रेशियो है वो कितनी हो जाएगी, 1/2। और अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें तो सिंपल सी एक बात कैलकुलेट करनी है कि इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी इस GP की। और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर क्यूब। a कितना है 3072, r कितना है 1/2 और इसका क्यूब यानी कि 3072 डिवाइड बाय 8, और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी इस GP की फोर्थ टर्म कहाँ से,
पीछे से। ठीक है, चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस क्लास में, और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है अगर एक जीपी की फोर्थ टर्म जो है 54 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 54 है, और नाइन्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, नाइन्थ टर्म की वैल्यू है 13122। ठीक है, तो अभी मैंने कहा था कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको देखते ही याद आना चाहिए कि A4 का मतलब तो है A इंटू आर क्यूब 54 होगा, और A9 का मतलब क्या है, A इंटू आर पावर 8 का मतलब क्या है 13122 है। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इनसे हमें A और R कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, फाइंड A एंड R। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, एपी में तो लीनियर इक्वेशंस आती थी, तो वहां पे हम प्लस माइनस करके काम चल जाता था। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होगा, a इंटू आर पावर 8 अपॉन a इंटू आर क्यूब, और ये हो जाएगा 13122 डिवाइडेड बाई 54। a से a कैंसिल हो जाएगा। जीपी में हमेशा दो इक्वेशंस होंगी, तो उनको डिवाइड करके देखिए, r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ गया r पावर 8 डिवाइड बाय r पावर 3। इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है, तो r पावर 5 इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करके देखते हैं, 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 5 2 और 9 5 जा 5 2 45 और 9 8 जा 72। फिर 6 से अगर डिवाइड करके देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 3 जा 80। तो r पावर 5 जो है 243 आ गया, और 243 क्या होता है, 3 की 5th पावर होता है। देखिए 3 की 5-6 पावर तक याद रखिए, 2 की 10-12 पावर तक आपको याद रखना पड़ेगा, और दोनों साइड अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, और r की वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जीपी में दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से आपका काम बनेगा, एपी में दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करने से आपका काम बनेगा। ठीक है, तो चलिए जीपी के बारे में और ज्यादा डेप्थ में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जीपी के कंसेप्ट को यहीं के यहीं आप अपना सॉलिड बना लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास हर मीडियम है। ठीक है, और इस चीज को आप यहीं के यहीं क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।